एपिसोड 21 के शुरुआत में ही दिखाया जाता है ड्यूक भाई कोर्ट आ चुका है और वो डोंग्यू का इंतजार कर रहा है। वो निराश होते हुए ऑडियंस को बोलता है, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको याद है? ऑडियंस कमेंट करते हैं, ऐसा लग रहा है तुम ऐसे आदमी है जो अभी अभी अपने गुफा से बाहर आया है जिसे और कुछ पता ही नहीं है। ड्यूक भाई सोचने लग जाता है, टीनेसी रजिस्ट्रेशन, यहाँ वहाँ जाना, रिक्वेस्ट करना, ये सब क्या है, क्या क्या करना है, मुझे तो सोच कर भी चक्कर आ रहे हैं। ये कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जो बस किताब पढ़ के ही आ सकता है। डोंग्यू जितना भी टफ क्यों ना दिखता हो, लेकिन उसकी एबिलिटी नेचुरल है। मैं फूल हूँ या डोंग्यू सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑडियंस कमेंट करते हैं, लगता है तुम सही हो, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि यहाँ जीनियस कौन है। डोंग्यू भी वहाँ आ जाता है। ड्यूक भाई उसे बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने अभी अभी एग्जाम पास किया है, लेकिन तुम्हें ये सब इतनी अच्छी तरह से कैसे पता है? डोंग्यू बोलता है, ये मेरा दूसरा जीवन है। इस बात को सुन के सभी ऑडियंस भी हंसने लग जाते हैं। अब कौन ही भरोसा करेगा भाई, ये तेरा दूसरा जीवन है। उन लोगों को तो ये बकचोदी ही लगेगा, इसीलिए ऑडियंस भी बकचोदी करने लग जाती है। तो मेरा तीसरा जीवन है, तो मेरा चौथा जीवन है भाई। ड्यूक भाई भी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मेरा तो ये 10वां जीवन है। फिर उसे डोंग्यू कार के अंदर बैठने के लिए बोलता है। ड्यूक भाई पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? डोंग्यू बोलता है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चुपचाप बैठो और मेरे साथ चलो। कुछ टाइम बाद वो दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं। ड्यूक भाई गाड़ी से उतरते हुए ऑडियंस को बोलता है, गाइस हम यहाँ पहुंच गए हैं। डोंग्यू उस जगह को देख के सोचता है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है। ड्यूक भाई पूछता है, तुम श्योर हो क्या लैंडलॉर्ड यहीं रहता है? वैसे तुम्हें लैंडलॉर्ड का एड्रेस कैसे पता है? डोंग्यू बोलता है, तुमसे मिलने से पहले मैंने लैंडलॉर्ड का एड्रेस निकाल लिया था। ड्यूक भाई बोलता है, अच्छा इसीलिए तुम वहाँ लेट आए थे? वो बोलता है, हाँ मैंने सोचा था कि ये काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, और हाँ ये तुम ले लो बोल के उसे एक पेपर देता है। ड्यूक भाई उसे लेते हुए पूछता है, ये क्या है? डोंग्यू बोलता है, ये वो नंबर है जो मुझे रियल एस्टेट एजेंसी पर मिला था। ड्यूक भाई बोलता है, क्या ये कोई ट्रम्प कार्ड है जिसे हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे? डोंग्यू उसे कहने लगता है कि उसको ये पेपर कैसे मिला। पहले वो रियल एस्टेट एजेंसी पे गया था जहाँ उसने एक ओल्ड लेडी से लैंडलॉर्ड के बारे में पूछा। उस लेडी ने कहा कि बॉस किम का पर्सनालिटी थोड़ा सा अजीब है, जो सबको पता है, उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा गुस्सेल टाइप के इंसान है। लेकिन उस लेडी ने मुझे उनका एड्रेस नहीं बताया। फिर मैंने एक दूसरे ओल्ड मैन से पूछा जिन्होंने कहा कि वो लैंडलॉर्ड सुहोन के सबसे अमीर लोगों में से एक है। अगर तुम उसे नफरत करते हो तो कुछ भी मत करना, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी सचमुच भयानक है। लेकिन अभी बॉस किम की सिचुएशन सचमुच बहुत ज्यादा बुरी है, पर उसने ये नहीं बताया कि अभी उसकी सिचुएशन इतना ज्यादा बुरा क्यों है। उसने कहा कि ये किसी का पर्सनल मैटर है, इसीलिए वो नहीं बता सकता। फिर वो चला गया। मैं तभी सोच ही रहा था कि लैंडलॉर्ड का एड्रेस कैसे निकालूं, तभी एक लड़की वहां आके मुझे पूछती है, क्या तुम डोंगी हो? और बोलती है, अगर तुम बॉस किम का एड्रेस या और कुछ जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ। मैंने कहा कि हाँ मैं ही डोंगी हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि तो तुम सच में डोंगी हो, तुम्हें तो कोई भी दूर से ही पहचान लेगा। उसने कहा कि वो उनके ही ऑफिस में एज अ मैनेजर काम करती है और कभी कभी वो उनसे बात भी करती है। फिर उस लड़की ने मुझे उनका सिचुएशन के बारे में कहा, जहाँ से मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर मैंने उसे ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू बोल दिया। उसने मुझे कहा कि थैंक यू मत कहो, वो खुद से मुझे मदद करके। फिर उसने मुझे यही पेपर देते हुए कहा, इसमें उसका फोन नंबर है, तुम मुझे जब भी कॉल कर सकते हो। मैंने इस पेपर को ले लिया और पूछा कि क्या मैं आपका नंबर दूसरे किसी को दे सकता हूँ? वो इंसान क्यूट है, फनी है और अच्छा भी है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें वो पसंद आएगा, और मैंने ये तुम्हें दे दिया, उसे कॉल करके थैंक्स बोल देना। ऑडियंस कमेंट करते हैं, ड्यूक भाई वो तुम्हारे लिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लगता है तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। डोंग्यू बोलता है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलते चलते ड्यूक भाई रोड को दिखाने लगता है। ऑडियंस बोलने लगती है, रोड को दिखाने से अच्छा डोंग्यू को दिखा दो। वो लोग ओनर के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ ओनर किसी लेडी के साथ बात कर रहा होता है। वो लेडी ओनर को थोड़ा सा पैसा ज्यादा देने के लिए बोल रही होती है। ओनर बोलता है, मैं इससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं देने वाला, अगर तुम्हें बेचना नहीं है तो यहाँ से जा सकती हो। लेडी गुस्सा हो जाती है और ओनर का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बैग खरीदनी है, प्लीज थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए। बॉस किम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हें ही सब दुख है? क्या तुम्हें पता है कितने लोग तुमसे भी ज्यादा दुखी हैं? लेडी बोलती है, तुम बहुत ज्यादा खड़ूस और मतलबी हो, तुम ऐसे कैसे हो गए? बॉस किम बोलता है, तो क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तुम्हें ये बेचना है या नहीं? फिर किम उसे धक्का देते हुए बोलता है, मुझे हंसाओ मत, यहाँ से निकलो। ये सब देख के डोंग्यू सोचता है, अभी उनसे बात करना मुश्किल होगा, मैं तब उनसे बात करूंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। ड्यूक भाई बोलता है, क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? डोंग्यू बोलता है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं रुको और देखो। ड्यूक भाई बोलता है, लेकिन बॉस किम बहुत ज्यादा रूड है। डोंग्यू बोलता है, वो लैंडलॉर्ड है, सॉरी, लेकिन अभी हम बस यहाँ खड़े होके ये सब देख सकते हैं, अगर हम इसमें शामिल हुए तो हो सकता
सकता है कि तुम मुकदमा हार जाओ। लेडी बोलती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बस मुझे इसके सही कीमत दे दो। ये सब ड्यूक भाई ऑडियंस को दिखाता है। ऑडियंस बोलने लगती है डोंग्यू तुम बहुत ज्यादा कठोर हो, तुमने ये सब पढ़ाई क्यों किया जब किसी की मदद ही नहीं कर सकते। तो ड्यूक भाई फिर से मदद करने के लिए बोलता है। डोंग्यू बोलता है चुपचाप यहीं रुको और देखो। ऑडियंस बोलने लगते हैं डोंग्यू तुम तो बहुत ज्यादा खड़ूस हो, ऐसा लग रहा है ये कोई दूसरा डोंग्यू है। कुछ टाइम बाद लेडी सब सामान बेच के जितना पैसा ओनर देता है उतना लेके वहां से जाने लगती है। ड्यूक भाई उन्हें रोकता है और पर्स से कुछ पैसे निकाल के देते हुए बोलता है मैडम आप ये पैसे रख लीजिए, इससे आप अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बैग खरीद सकते हैं। लेडी उसे थैंक यू बोलती है। ड्यूक भाई बोलता है ठीक है ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। तभी लेडी उसके हाथ से पैसे लेके जल्दी से वहां से चली जाती है। ड्यूक भाई सोचने लगता है ये क्या हो गया, ये क्या था आखिर। लैंडलॉर्ड बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। ड्यूक भाई बोलता है आप कहना क्या चाहते हैं और हाँ आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बॉस किम बोलते हैं तुम्हें पता है पहले उसने मुझे ज्यादा पैसे क्यों मांगे थे। ड्यूक भाई बोलता है हाँ अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बैग खरीदने के लिए। ओनर कहता है कोई अपने ग्रैंड चाइल्ड की केयर कैसे कर सकता है जब उसे शराब की लत के कारण घर से ही बाहर निकाल दिया गया हो। तो ऑडियंस हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं ड्यूक भाई का तो कट गया भाई। ड्यूक भाई बोलता है तो असली कारण ये था। ओनर कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिए हुए पैसे से वो पूरे हफ्ते घर पर दारू पिएगी और उस पे ही तुम्हारे पैसे उड़ा देगी। कुछ करने और कहने से पहले थोड़ा सा सोचा करो, जब तुम्हें पता ही नहीं कि बात क्या है तो तुमने उसे इतना ज्यादा पैसे क्यों दिए। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो अच्छा होगा उसे कहीं दान कर दो। तो अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ कोई कबाड़ बेचने आए होगे है ना। डोंग्यू बोलता है हम यहाँ हाना अपार्टमेंट के बिल्डिंग 13 नंबर 1003 के डिपॉजिट मनी के बारे में बात करने आए हैं। ओनर गुस्से में कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ मुझे धमकी देने आए हो क्या। डोंग्यू बोलता है नहीं हम बस यहाँ अच्छे से बात करने आए हैं। ओनर ड्यूक भाई को बोलता है तुम चीजों को मुश्किल क्यों बना रहे हो, यहाँ से बाहर जाके एक नई जगह भी तो ढूंढ सकते हो ना। डोंग्यू बोलता है अगर ये सब इतना आसान होता तो रियल एस्टेट के लिए कानूनी क्यों बनता। ओनर कहता है तो तुम लोगों को क्या चाहिए। डोंग्यू बोलता है हम इस केस को कोर्ट में ले जा रहे हैं। ओनर कहता है कोर्ट, क्या तुम मुझ पर मुकदमा करना चाहते हो। डोंग्यू बोलता है यहाँ आने से पहले मैंने बेस्ट लाइट लीज रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के लिए अपील किया है, अगर मैं इसके बाद भी पूरा मुकदमा दायर करता हूँ तो बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है। ओनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तू कमीना यहाँ मुझसे बात करने आया है या धमकी देने, तू क्या कोई वकील है। डोंग्यू बोलता है क्या आप मेरे साथ कुछ बातचीत कर सकते हैं। ओनर बोलता है तुम क्या पागल हो गए हो, तुम करना क्या चाहते हो। डोंग्यू बोलता है मैं आपको शांति से रहने के लिए दो अच्छी जगह दिखा सकता हूँ। ओनर गुस्से में उसे बोलता है क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है। ऑडियंस ये सब देख के कमेंट कर रही होती है ऐसा लग रहा है वो किसी को मार भी सकता है, जल्दी से वहाँ से भाग जाओ या उससे पहले उसे मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा। ओनर बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं। डोंग्यू बोलता है भरोसा करके देख लो, आपको कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा, वैसे भी उससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। ओनर बोलता है एज अ जंक डीलर मैं कभी भी पहले पैसे नहीं देता। डोंग्यू बोलता है तो आप चाहते हो कि पहले मैं उस जगह के बारे में बताऊं। ओनर कहता है मैंने सोचा था तुम बस बकवास करना जानते हो, लेकिन तुम बात करने में भी काफी अच्छे हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छा है। डोंग्यू पूछता है आप कब फ्री हैं। ओनर बोलता है चलो अभी चलते हैं। डोंग्यू बोलता है मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं है, कल सुबह 7 बजे चलते हैं। ओनर बोलता है ठीक है, मुझे सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद आई, मैं भी आज नहीं जाना चाहता था और हाँ कल जब तुम आओ तो इस कमीने ड्यूक भाई को मत लाना, ये एक नंबर का बेवकूफ है, बस कैमरा पकड़ के यहाँ वहाँ घूम रहा है कब से। ड्यूक भाई रोने लगता है। डोंग्यू बोलता है ये बेवकूफ नहीं है बस दयालु है, बात बस इतनी सी है कि उसकी मुलाकात गलत इंसान से हो गई जिसने उसकी दयालुता का गलत इस्तेमाल किया, वो सच में कोई बेवकूफ नहीं है, बस बहुत ज्यादा अच्छा है। ओनर कहता है चलो अब निकलो यहाँ से और हाँ कल लेट मत करना। डोंग्यू ग्रीटिंग करते हुए बोलता है ठीक है कल मिलते हैं। जहाँ ड्यूक भाई अभी भी कैमरा पकड़ के लाइव भी कर रहा था, वो अपने ही धुन में होता है। फिर दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। ड्यूक भाई बोलता है डोंग्यू मैंने उस औरत की वजह से अपना पैसा खो दिया, तुम्हें भी पता नहीं था कि वो अल्कोहलिक है ना। डोंग्यू बोलता है हाँ मैं भी श्योर नहीं था, ये मेरी भी उससे पहली मुलाकात थी, दरअसल उसके चेहरे को और हाथ को देख के मैंने नोटिस कर लिया था कि वो शराबी है क्योंकि उसमें शराबी होने का साइन था, लेकिन अगर मैं अभी ऐसा कहूँ तो वो मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। ड्यूक भाई बोलता है सच में तुम्हें पता नहीं था तो तुमने मुझे पहले उसके करीब जाने से क्यों रोका। डोंग्यू बोलता है मैं बस ये चाहता था कि तुम बस उससे दूर रहो, मैं तुमसे अलग हूँ ड्यूक भाई, मैं किसी भी जरूरतमंद को तुरंत मदद नहीं करता, मैं सभी बात को देखता हूँ जानता हूँ फिर डिसीजन लेता हूँ। ड्यूक भाई बोलता है अच्छा
इसीलिए तुमने कहा था कि वहीं इंतजार करके देखने के लिए। डोंग्यू बोलता है वैसे भी मुझे यकीन था कि ओनर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपने पूरी संपत्ति का इस्तेमाल अनाथालय बनाने में करने की प्लान कर रहा है। ड्यूक भाई चौंकते हुए बोलता है क्या वो लैंडलॉर्ड ऑर्फनेज बनाने की सोच रहा है? डोंग्यू बोलता है मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, सॉरी। ऑडियंस भी कमेंट करने लग जाती है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा निकला, हमने बेकार में ही उसे भला बुरा कह दिया, अब हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। यहाँ से पता चलता है कि किसी को भी बाहर से जज मत करो। ड्यूक भाई निराश होते हुए बोलता है अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे अपनी मूड चेंज करने की जरूरत है। डोंग्यू बोलता है ड्यूक भाई मैंने जो तुम्हें नंबर दिया था उसमें तुम कॉल क्यों नहीं करते? ड्यूक भाई चिल्लाते हुए बोलता है मैं उसे अभी कॉल क्यों करूं, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? डोंग्यू बोलता है जितना ज्यादा लोग हमारी मदद करेंगे उतना अच्छा होगा, है ना? ड्यूक भाई बोलता है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं स्ट्रीम अभी बंद कर रहा हूँ। ऑडियंस कमेंट करते हैं तुम कभी भी खुद कुछ नहीं कर सकते, है ना? दूसरा कमेंट करता है जल्दी जल्दी उसे बात करो और डेट पे जाओ। फिर वो स्ट्रीम बंद कर देता है। दूसरे दिन डोंग्यू सुबह सुबह ओनर को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले जाता है। वो प्रॉपर्टी को देखते हुए सोचता है जब मैं यूनसुक था तब मैं इस जगह के लैंडलॉर्ड से मिला था, तब उन्होंने कहा था कि वो इस जगह को बेचना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा है। फिर ओनर को पूछता है आपको ये जगह कैसी लगी, क्या आपकी पत्नी को ये पसंद आएगा? ओनर बोलता है वैसे जगह तो अच्छी है, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो निराश नहीं होगी, मुझे भी एंटम लिप्स पसंद थी। वैसे तुम्हारी नजर बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें इस जमीन के लिए पहले ही लैंडलॉर्ड्स को प्रॉम्प्ट दे देना चाहिए था, पैसे के बदले मैं उन्हें जो भी चाहिए दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरी मेहनती पत्नी और बच्चों के लिए एक जगह है, और हाँ मैं कीमत कम नहीं करने वाला। डोंग्यू बोलता है वैसे भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओनर पूछता है तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो बोलता है ऐसा करने के लिए एक ऑफिस सेट करना होगा या किसी एजेंसी या ब्रोकर के पास जाना होगा और मुझे अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है। ओनर बोलता है तो क्या वो आदमी तुम्हें तब पैसा देगा जब मैं उसे पैसा दूंगा? कितना अजीब आदमी है, चलो खाना खाने चलते हैं। डोंग्यू बोलता है मुझे एक अच्छी जगह पता है वहीं चलते हैं। ओनर बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगा क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, पैसों की चिंता मत करना, जितना खाना है उतना खाना। डोंग्यू ठीक है बोल के बॉस किम को उस रेस्टोरेंट पे लेके चलता है, जिसे देख के ओनर बोलता है ये वही जगह है जहाँ अच्छा खाना मिलता है और जो बहुत ज्यादा फेमस है। डोंग्यू बोलता है हाँ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि ये अच्छा रेस्टोरेंट है, और हाँ खाते खाते कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात भी कर लेंगे। बॉस किम बोलते हैं खाते खाते हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात क्यों करेंगे? डोंग्यू बोलता है रेस्टोरेंट का ओनर ही उस जमीन का भी ओनर है। बॉस किम बोलते हैं चलो ठीक है ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए अच्छी जगह है? और हाँ क्या यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए ही आए हैं? डोंग्यू बोलता है जब हम खाना खाएंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। दोनों अंदर जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। रेस्टोरेंट ओनर वहाँ उनके ऑर्डर लेने के लिए आता है। बॉस किम ओनर के पास जाते हुए वही अपना खड़ूस सा मुंह बना के बोलता है अपना जमीन मुझे भेज दो, तुम ही इस जमीन का ओनर हो, है ना? जहाँ से हिल और आइलैंड का सीन दिखाई देता है। जमीन का ओनर भी गुस्सा होते हुए बोलता है मैं उस जमीन को बेचना नहीं चाहता, अगर आपको खाना नहीं खाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। बॉस किम बोलते हैं रुको मुझे सच में उस जमीन की जरूरत है, इसे मुझे भेज दो। ओनर बोलता है तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ उस जमीन को खरीदने के लिए आते हैं, मैंने अभी तक उस जमीन को किसी को भी नहीं बेचा और मैं किसी को भी बेचना नहीं चाहता, स्पेशली उसको जो अभी अभी यहाँ आके रूडली मुझे जमीन बेचने के लिए बोल रहा है। डोंग्यू सोचता है मैंने सोचा था कि खाना खा के आराम से ओनर से बात करूंगा, लेकिन इन्होंने सब प्लान बिगाड़ दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बातचीत शुरू किए बिना ही ये हमें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। फिर डोंग्यू ओनर को बोलता है अचानक जमीन के बारे में बात करने के लिए माफ करना, लेकिन क्या आप पहले इस ओल्ड मैन की कहानी सुन सकते हो? और बॉस किम प्लीज उन्हें बताइए कि आपको ये जमीन क्यों चाहिए। फिर वो सोचता है आई होप कि ओल्ड मैन की स्टोरी सुनने के बाद लैंडलॉर्ड ओनर अपना डिसीजन बदल ले। बॉस किम इमोशनल होते हुए बोलता है मेरी पत्नी ने जब मुझसे शादी की तो उसको बहुत सारी परेशानी हुई थी, मैं बस एक कवाड़ का काम करता हूँ, मैं उसे बस एक सुंदर जगह में रखना चाहता हूँ ताकि वो शांति से और आराम से रह सके। मेरी पत्नी एक बच्चा भी चाहती थी लेकिन वो कमजोर थी, इसीलिए वो बच्चा पैदा नहीं कर पाई, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, वो अनाथ बच्चों का भी माँ बनना चाहती थी, पर मैं एक मतलबी पिता था, मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, इसीलिए मैंने तब कह दिया कि बच्चे हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे यही अफसोस हुआ कि मैंने उस टाइम ये सब क्यों कहा। पता है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं अब भी वही करना चाहता हूँ जिसका
जिसका उसने सपना देखा था। मैं उस जमीन पे एक ऑर्फनेज और एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ उसके और अनाथ बच्चों के लिए। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी चाहती है कि मैं ऐसा ही करूँ। डोंग्यू सोचता है ये एक घिसी पिटी कहानी है, हो सकता है कि वो जानता हो ये कहानी झूठ है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और हाँ वो हमेशा ही सैड स्टोरी वाले लोगों के लिए अच्छा है। भाई एक टाइम के लिए तो मुझे भी लग गया था कि ये कहानी सच्ची है। बॉस किम इमोशनल होते हुए ही बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैंने अचानक आपको वो जमीन बेचने के लिए कहा। मुझे तो बस इस बात का डर था कि कहीं ये जमीन मेरे हाथ से निकल ना जाए। रेस्टोरेंट ओनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है। वो बोलता है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। डोंग्यू सोचता है लगा ही था, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इमोशनल भी। लैंडलॉर्ड ओनर उड़ते हुए बोलता है रुको मैं अभी आया। फिर जाके बहुत सारा खाना लेके आता है और बोलता है ठीक है मैं ये जमीन तुम्हें उसी कीमत पर बेचूंगा जिस पर मैंने खरीदा था। डोंग्यू सोचता है जैसे कि मैंने सोचा ही था। बॉस किम चौंक जाता है, वो सोचता है क्या हमने तो प्राइस की बात की ही नहीं है। फिर बोलता है उस जमीन की कीमत हर दिन बढ़ रही है, आप इसे ऐसे कैसे बेच सकते हो। लैंडलॉर्ड ओनर बोलता है मैं हर दिन रेस्टोरेंट से काफी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए वो जमीन यूजलेस है। उसे रखने से अच्छा किसी ऐसे को बेचना होगा जो उसमें अच्छा काम करे जैसे कि तुम। बॉस किम बोलता है लेकिन मैं उस जमीन को अनफेयर प्राइस में खरीदना नहीं चाहता, मैं उसे उसकी मार्केट प्राइस में खरीदना चाहता हूँ। लैंडलॉर्ड ओनर बोलता है अगर तुम और भी ज्यादा फोर्स करोगे तो मैं तुम्हें वो जमीन वैसे ही दे दूंगा। बॉस किम बोलते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इस जमीन को मुझे सही कीमत पर दे दो। डोंग्यू पेपर निकालते हुए बोलता है ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ सेलर और बायर के बीच में प्राइस नहीं मिलता, अगर आप दोनों सहमत हो तो इस पेपर पर साइन कर दीजिए। ये सब काम खत्म करने के बाद डोंग्यू वहाँ से निकल जाता है। वो जाते जाते ड्यूक भाई को कॉल करके बोलता है नेगोशिएशन खत्म हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। ड्यूक भाई बोलता है ठीक है लेकिन तुम्हें पता है अभी क्या हुआ। लैंडलॉर्ड ने बोला यहाँ से जाते ही वो मुझे पूरा पैसा देगा। तुम सच में महान हो डोंग्यू, इतना ही नहीं उसने तो मुझसे माफी भी मांगा। डोंग्यू हंसते हुए बोलता है वो उतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने सोचा था। ड्यूक भाई बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ठगने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्या इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो एक अनाथालय बनाना चाहता था। मैंने जल्दी ही उसे जज कर लिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डोंग्यू बोलता है जिंदगी ऐसे ही चलती है और ये सब बातें ही तो हमारी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ड्यूक भाई बोलता है अब तुम बूढ़े आदमी जैसा बात कर रहे हो। डोंग्यू सोचता है बूढ़ा आदमी, हद है यार। फिर बोलता है मैनेजर का क्या हुआ। ड्यूक भाई हंसते हुए बोलता है अच्छा वो उसे तो मैं कल मिलने वाला हूँ, मैं क्यूट हूँ है ना। डोंग्यू बोलता है हाँ सचमुच तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और कांग्रेचुलेशन। ड्यूक भाई बोलता है थैंक यू डोंग्यू, जब हम दूसरी बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, अभी तुम अच्छे से जाना। डोंग्यू ठीक है मिलते हैं बोल के फोन कट कर देता है। फिर सोचने लगता है इंसान का दो चेहरा होता है, कोई इंसान चलते चलते कचरा उठाता है, कभी वही इंसान कचरा फेंक देता है। इसका दो पहलू है जिसे अच्छे या बुरे में छुटाया नहीं जा सकता। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ही साइड बायस्ड होते हैं, जैसे कि वो चेयरमैन और उसका पंटर लोग जो जब भी दूसरों को धमकाने में बिजी होते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आज मैं ऐसे लोगों से मिला भी। पहले जब मैं यूनसुक था तब मैं एसएस कंपनी में ऑफिशियली ज्वाइन होने से पहले रेस्टोरेंट ओनर से मिलने गया था जो मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था। उस दिन मैं उनसे मिला था उनकी जमीन लेने के लिए। तब मुझे पता नहीं था कैसे बात करना है, जिसकी वजह से मुझे बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा था। जल्दी जल्दी में मैंने डॉक्यूमेंट वहीं गिरा दिया था। तब लंच टाइम था, हो सकता है तब वो मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैंने उनके रेस्टोरेंट में काफी हंगामा कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने तब मेरी मदद की थी और जब मैंने जमीन की बात की तभी उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उस टाइम भी उन्होंने पिंक वाली एप्रोनी पहना हुआ था जैसे कि आज भी पहना हुआ है। ये अजीब बात है कि मुझे ये सब बातें अभी भी इतनी अच्छी तरह से कैसे याद है। क्या ये सेकेंड लाइफ का कोई साइड इफेक्ट है? शायद ये सब इसीलिए है क्योंकि मैं डोंग्यू का मेमोरी भी अच्छे से देख सकता हूँ, लेकिन क्या ये बाद में प्रॉब्लम दे सकती है? आई होप मैं अभी भी यूनसुक के मेमोरी को एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सब सोच के ऐसा लग रहा है मैं मिलिट्री सर्विस में 2 बार जा चुका हूँ। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, मुझे सावधान रहना होगा। फिर वो वहीं से जिम चला जाता है। वहाँ जाते ही रिंग में उतर के डायरेक्टर से लड़ने लग जाता है। डायरेक्टर अब लगातार फेस पे पंच मारते हैं जिसे डोंग्यू ब्लॉक करता है। डायरेक्टर बोलते हैं तुम कल क्यों नहीं आए? फिर उसे साइड पंच मारते हैं जिसे डोंग्यू बचते हुए बोलता है मैंने आपको कल करके कहा तो था, मुझे कुछ काम है। डायरेक्टर नीचे मारते हैं जिससे वो पीछे जाते हुए बचता है और सोचता है वो भी इतना ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन वो कब कहाँ मारेंगे ये गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है तो तुम्हें आज और भी ज्यादा मेहनत करना होगा, चलो इसे थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। बोल के एल्बो से उसे मारते हैं जिसे डोंग्यू अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन
उसको चोट तो अभी भी लगता है। वो चौंकते हुए सोचता है अचानक उनका स्पीड क्यों बढ़ गया, अब वो कहाँ मारने वाले हैं। डायरेक्टर अपने फिंगर से अटैक करते हैं। डोंग्यू सोचता है वो मेरी नेक पे एम कर रहे हैं। वो नेक को बचाने के लिए हाथ आगे लेता है। डायरेक्टर तभी एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से सीधे उसके मुंह पे मुक्का मारते हैं। डोंग्यू वहीं ढेर हो जाता है। वो सोचता है ये यही खत्म हो गया, मुझे यकीन है वो कुछ तो कहेंगे। डायरेक्टर बोलते हैं क्या तुम इन स्किल से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो। डोंग्यू उठते हुए बोलता है ऐसा नहीं है। ह्यूनचुल वहाँ आते हुए बोलता है तुम ठीक तो हो ना डोंग्यू, हड्डी वड्डी तो नहीं टूटा ना। डोंग्यू बोलता है थोड़ा सा मेरा सिर दर्द कर रहा है लेकिन मैं ठीक हूँ। ह्यूनचुल सिर पकड़ते हुए बोलता है सही में क्या, इससे तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ सकता है जिसमें तुम्हारी मेमोरीज लॉस भी हो सकती है। डोंग्यू बोलता है अरे हाथ हटाओ, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम मेरी गर्दन तोड़ दोगे, मैं ठीक हूँ सच में यार। ह्यूनचुल बोलता है ये मत भूल जाना कि आज 5 बजे मेरी कार देखने जाना है, अगर तुम भूले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डोंग्यू सोचता है जब मैंने कार की बात की थी तभी उसने मुझे मैसेज कर दिया था। फिर बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें वो कार बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और तुम्हें वो जल्दी ही खरीदनी है, तुमने तो वो कार देखी भी नहीं है। ह्यूनचुल बोलता है तुमने तो देखी है ना, जो काफी है, मेरे पास भी अब एक अच्छी सी कार होगी जो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। चलो 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 जल्दी से चलते हैं, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। डोंग्यू बोलता है अभी 4:50 ही हुआ है, जब वो आएगा तब वो मुझे कॉल करेगा। ह्यूनचुल उसे जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हुए बोलता है मैं परी जैसे कार को इंतजार नहीं करवा सकता। डोंग्यू बोलता है मुझे कम से कम अपना कपड़े तो बदलने दो। फिर कपड़े उपड़े बदल के ह्यूनचुल और डोंग्यू नीचे चले जाते हैं। ह्यूनचुल बोलता है ऐसे मौसम में तुम कोट पहन के आए हो। डोंग्यू बोलता है क्या अभी भी ठंड नहीं है क्या। ह्यूनचुल बोलता है कल क्रिसमस है डूड। तभी वहाँ कार का ओनर आ जाता है। वो उनकी तरफ आते हुए बोलता है तुम डोंग्यू और आप मास्टर हो है ना। डोंग्यू हाथ मिलाते हुए बोलता है तो तुम आ ही गए, मैं डोंग्यू हूँ, तुम गियोन नीमो है ना। गियोन बोलता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, कार वहाँ है तुम देख सकते हो। दोनों कार के पास जाते हैं और कार को देखने लग जाते हैं, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, जैसे वो तस्वीर में दिख रहा था वैसे ही तो है ना। ह्यूनचुल बोलता है डोंग्यू क्या ये कार नई जैसी नहीं लग रही, ये सच में बहुत ज्यादा साफ है। डोंग्यू बोलता है गियोन तुमने कहा था कि तुम चाइना जा रहे हो, क्या तुम वहाँ बिजनेस के लिए जा रहे हो। वो बोलता है ऐसा नहीं है, बस मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ह्यूनचुल पूछता है तो तुम्हारे अभी वाला जॉब का क्या हुआ। गियोन बोलता है मैंने 1 हफ्ते पहले ही रिजाइन कर दिया। डोंग्यू बोलता है तुमने बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन लिया है। गियोन बोलता है हाँ मैंने ये डिसीजन तुमसे इंस्पायर होकर ही लिया है, मैंने तुम्हारे जर्नी को शुरू से देखा है जिसकी वजह से मुझे भी कुछ नई चीजें करने की इच्छा हुई। ह्यूनचुल बोलता है इसे देख के तुमने किया, क्या तुम शादीशुदा हो। गियोन बोलता है दुख की बात है लेकिन हाँ मैं शादीशुदा हूँ। ह्यूनचुल बोलता है ऐसा है तो तुम्हारी वाइफ तो डोंग्यू को नफरत करती होगी, वो सोचती होगी तुमने डोंग्यू की वजह से अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। गियोन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी गुस्सा तो हुई थी, वो मुझ पे चिल्लाई भी थी कि मैंने आखिर जॉब क्यों छोड़ दिया। डोंग्यू बोलता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ काम करते हो। गियोन बोलता है हाँ जरूर, मैं सैमसंग के हेडक्वार्टर में काम करता हूँ। ह्यूनचुल बोलता है तुम्हें सावधान रहना होगा, इतनी अच्छी जॉब तुमने छोड़ी है, तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें काट डालेगी भाई। गियोन हंसते हुए बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी पत्नी भी डोंग्यू की फैन है, वैसे मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है। डोंग्यू बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 100 ऑटोग्राफ दे दूंगा, तुमने मेरे कारण अपना जॉब छोड़ दिया। फिर सोचता है भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर को छोड़ के और कहीं भी साइन कर रहा हूँ। गियोन पेपर निकाल के डोंग्यू को देता है और बोलता है मेरे काफी करीबी लोग भी आपका ऑटोग्राफ मांग रहे थे, मुझे लगता है दूसरी बार मुझे टेबल लेके आना पड़ेगा ताकि आप बैठ के आराम से साइन कर सकें। अभी यहाँ से चलते हैं, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक कैफे दिखाता है जहाँ डोंग्यू की सिस्टर डोंगो पार्ट टाइम जॉब करती है। वो अभी भी वहाँ अपना काम ही कर रही होती है, कस्टमर का ऑर्डर लेना, उन्हें फूड देना, यही काम। क्रिसमस ईव होने की वजह से रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे। वो कभी यहाँ कभी वहाँ सभी जगह जाके अकेले ही ऑर्डर ले रही थी और सभी काम अकेले ही कर रही थी। वो थक चुकी थी पर भी वो अपने आप को कहती है आज मैं मन लगा के काम करती हूँ, कल आराम कर लूंगी। तभी उसे पीछे से एक लड़की बुलाती है, जिसे देखती हुई वो बोलती है क्या हुआ हिसोन इयोनी। हिसोन बोलती है मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं तुम्हें ये सब बातें इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे तुम अपनी लगती हो। डोंगो सोचती है प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने मुझे बुलाया, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी करने के लिए बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन इसको क्या चाहिए। हिसोन बोलती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें सच में पसंद
पसंद करती हूँ, तुम एक दयालु इंसान हो और सुंदर भी। डोंगा सोचती है लगता है इसको कुछ चाहिए इसीलिए मस्का लगा रही है। इसुन बोलती है तुम लड़कों की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो। डोंगा बोलती है क्या? इसुन बोलती है मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम किसी पर भी निर्भर नहीं हो, तुम खुद ही सब कर सकती हो और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो। डोंगा अजीब सा मुंह बना के बोलती है ठीक है, ये इसीलिए है क्योंकि मैं अपने ब्रदर के साथ वर्कआउट करती हूँ। इसुन बोलती है मुझे जलन हो रही है, काश मेरा भी कोई तुम्हारा जैसा भाई होता। वैसे तुम्हारा भाई यहाँ कब आने वाला है? डोंगा बोलती है मुझे नहीं पता, वो अभी बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। इसुन बोलती है अच्छा ऐसा है, तो क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? मैं भी वर्कआउट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ वर्कआउट करना अच्छा है जिसे तुम जानते हो। डोंगा बोलती है तुम बाद में खुद ही उससे नंबर मांग लेना, अभी मुझे कस्टमर को देखना है तो मैं चलती हूँ। फिर सोचती है हम इतना ज्यादा बिजी हैं, अभी कस्टमर बहुत सारे हैं और ये ऐसी सिचुएशन में भी किसी का भाई का नंबर कैसे मांग सकती है? मैं अपने भाई का नंबर इसे क्यों दूं जिसको मैंने इतना प्यार से बड़ा किया है? वैसे भी ये तो जब भी काम से बचती रहती है, लड़कों के आगे दिखावा करती है और जब भी दूसरों का बात ही करती रहती है। कुछ टाइम बाद डोंगो का शिफ्ट खत्म हो जाता है, वो घर जाने के लिए तैयार होती है। ओनर बोलती है अच्छा काम किया डोंगा। वो बोलती है बाद में मिलते हैं बॉस, मैं अभी जा रही हूँ। फिर सोचती है फाइनली बहुत टाइम बाद कल मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने और घूमने जा सकती हूँ। ओनर पीछे से उसे बुलाती हुई बोलती है डोंगा क्या तुम कल भी काम पे आ सकती हो? डोंगा बोलती है क्या अचानक ये सब क्यों, कल तो मेरा छुट्टी है ना। ओनर बोलती है हिसुन ने कहा कि वो कल काम करने नहीं आ सकती क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। डोंगा नहीं बोलने ही वाली होती है तभी हिसुन उसे हक करती हुई बोलती है सॉरी डोंगा, कल मुझे माँ के साथ हॉस्पिटल जाना है। डोंगा बोलती है पिछली बार भी तुमने यही कहा था और मैं शिफ्ट बदल के काम करने आ गई थी। हिसुन बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरी मॉम अचानक बीमार हो गई तो मैं इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकती है ना। फिर रोने जैसी शक्ल बना लेती है। ओनर भी बोलते हैं डोंगा प्लीज एक बार और इसको मदद कर दो, उसकी माँ बीमार है, तुम समझ सकती हो। डोंगा ठीक है बोल देती है। हिसुन खुश होती हुई उससे हक करती है और बोलती है थैंक यू डोंगा। ओनर बोलती है थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, अब तुम दोनों घर जा सकते हो। डोंगा वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाती है। हिसुन भी उसके साथ ही घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन थोड़ी सी दूर जाके एक जगह पे बैठ के फोन पे बात करने लग जाती है। कोई दूसरी तरफ से बोलता है हेलो कैसा रहा सब? वो बोलती है जब मैंने उससे उसका भाई का नंबर पूछा तो उस कुत्ती ने बात टाल दी और मैंने माँ बीमार होने का बहाना बना लिया है कल काम पे नहीं जाने के लिए। उसने भरोसा भी कर लिया, कैसी बेवकूफ लड़की है। फिर फोन कट कर देती है और सोचती हुई खुद से ही बोलने लग जाती है किम डोंगा मैं उसे मार डालूंगी, लेकिन क्यूनचन ने मुझे उस पे नजर रखने के लिए कहा है। तभी डोंगी वहाँ आ जाता है। डोंगी उसे बोलता है एक्सक्यूज मी। हिसुन चौंकते हुए उसे देखती है और बोलती है रुको मैं अभी कॉल पे हूँ। डोंगी बोलता है तुम तो डोंगो के साथ ही काम करती हो है ना, तुम मुझे बता सकती हो डोंगो अभी तक घर क्यों नहीं आई, क्या वो अभी भी काम कर रही है? हिसुन सोचने लग जाती है ये तो डोंगो का भाई है, क्या इसने मेरी सभी बात सुना होगा या नहीं? नहीं सुना होगा, ये यहाँ से जा रहा होगा जहाँ इसने मुझे देख लिया। जिस तरह से ये बात कर रहा है मुझे लग रहा है कि इसने कुछ भी नहीं सुना है, यही मेरा मौका है। फिर बोलती है डोंगो अभी अभी यहाँ से गई है, वो काफी तेज चलती है तो अभी तो घर पहुँच गई होगी। और हाँ क्या हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो कांटेक्ट करने के लिए? डोंग्यू अपना फोन बाहर निकालता है। हिसुन सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, ऐसा लग रहा है बस इसे ही देखता रहूं। उन लोगों ने कहा था कि ये लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमाता है, तो क्या मुझे अब पार्ट टाइम जॉब छोड़ देना चाहिए और अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए? तभी डोंग्यू अपना फोन बाहर निकालता है और वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो कह रही थी मैं डोंगा को मार डालूंगी। डोंग्यू पूछता है तुम ही हो जो मेरी बहन को मारना चाहती हो? फिर डोंग्यू वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है डोंग्यू घर पे डोंगा के साथ, जहाँ ये सब बातें वो डोंगा को बताता है। डोंगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है मुझे पता ही था वो अच्छा होने की एक्टिंग कर रही है, काश मैं तब उसका चेहरा देख पाती। डोंग्यू बोलता है मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो बोलती है बढ़िया, मुझे भी वो रिकॉर्डिंग भेज देना, ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है। डोंग्यू बोलता है तो तुम्हें दूसरा गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? फिर वो बैग से बैक प्रो कैमरा निकालते हुए उसे सरप्राइज देता है। डोंगो पूछती है ये क्या है, तुमने इसे कैसे खरीदा? डोंग्यू बोलता है क्यों, क्या ये पुराना हो गया है? मैंने ये तुम्हारे लिए भी खरीदा है। फिर दूसरा बैक प्रो कैमरा निकालते हुए टेबल पे रखता है। फिर बोलता है मैंने ये खरीदा क्योंकि तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद है। डोंगो बोलती है मुझे लगा था कि ये मेरे से भी ज्यादा तुम्हारे स्ट्रीम के लिए अच्छा होगा, थैंक्स इसके लिए। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि मेरा फोन का कैमरा इनफ नहीं है, इसीलिए नया कैमरा खरीदने की। तो अब हम दोनों अपने अपने कैमरे पे कुछ मार्क लगा देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। डोंग्यू बोलता है लेकिन क्यों, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा
कैमरा कौन सा है, मुझे ये नहीं करना है। दूसरी तरफ लाइट हाउस दिखाता है जहाँ हैकर अभी रह रहा है। डोंग्यू उसे एज अ गिफ्ट सीपीयू और मॉनिटर लाके देता है, जो देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सीपीयू को हक करते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है उसने मुझे ये खरीद के दिया है। डोंग्यू वही कुकिंग कर रहा होता है। वो बोलता है, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। हैकर उसका करीब आता है उसे हग और किस करने के लिए। डोंग्यू उसे रोकते हुए बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना गटर जैसा मुंह मेरे से दूर रखो। हैकर बोलता है, क्या सच में आपने ये सब खरीदा है। माना कि मैंने आपको लिस्ट भेज दिया था, पर भी मुझे लगा नहीं था कि आपको इनके बारे में पता होगा। आपने ये सब चीजें इतने अच्छे से कैसे खरीद लिया। डोंग्यू बोलता है, क्या ये खरीदने के लिए एक्सपर्ट ही होना चाहिए क्या। हैकर बोलता है, वो सब छोड़ो, आपको इन सब के बारे में कैसे पता है। डोंग्यू बोलता है, मैं ज्यादातर इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये शरीर इसके बारे में सब कुछ जानता है। इस बॉडी का ओनर कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है, यहाँ तक कि उसके बुक शेल्फ में इस सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक्स भी हैं। हैकर बोलता है, तो आपका मतलब है अभी आपके पास इस बॉडी का मेमोरीज भी हैं। ये क्या बकवास है। क्या आपको लगता है फिर से जिंदा होके वापस आने वाला बात सेंस भी बनाती है। अगर ये है तो डायरेक्टर के पास किम डोंग्यू का मेमोरीज भी है और किम डोंग्यू के पास यूनसुक का मेमोरीज भी है। डोंग्यू बोलता है, जो कुछ भी है, लेकिन मैं यूनसुक ही हूँ। अब ये सब बंद करो और खाना खाओ। टेबल पे बहुत सारा खाना रेडी होके लग चुका था, जिसे देखते हुए हैकर बोलता है, क्या ये भी इसी बॉडी का स्किल है। फिर खाने लग जाता है और बोलता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आपने सच में ये अपने हाथ से बनाया है क्या। डोंग्यू बोलता है, जब मैं यूनसुक था तब मैंने ये सब सीखा, तभी मैंने अपना कुकिंग स्किल को भी इम्प्रूव किया, क्योंकि मैं अकेला रहता था। हैकर बोलता है, दुख की बात है, आप अकेले ही कैसे खाते थे। डोंग्यू बोलता है, ये सब बातें मैं तुम्हारे जैसे आदमी के मुंह से तो नहीं सुनना चाहता। हैकर बोलता है, लेकिन क्यों, मेरे पास अभी भी कोई है जो मेरे साथ खाना खाता है। डोंग्यू बोलता है, तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई है। हैकर बोलता है, हाँ, पहली बार मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल किया जो मेरे बहुत ज्यादा करीब था, जिसे मैं अपना सगा मानता हूँ। डोंग्यू पूछता है, सच में पहली बार है ना, दूसरी बार तो नहीं। हैकर डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, पहली बार नहीं है, ये लग के 4 बार हो गया है। मेरा भरोसा करो, वाकई बस 4 बार ही हुआ है। हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और हम में बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। डोंग्यू बोलता है, बुरे लोग सच में बुरे होते हैं, जिन पे हम आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। आशा करता हूँ कि कोई बुरा आदमी तुमसे बात नहीं कर रहा और तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। ऐसा करो, उसे मिलने के लिए यहाँ बुला लो। हैकर उसे फोन करके वहीं मिलने के लिए बुला लेता है। कुछ टाइम बाद दोनों ही घर के बाहर उसे मिलने चले जाते हैं। वो हैकर को मैसेज करता है कि जहाँ आपने बुलाया है वहाँ टैक्सी नहीं आती, इसीलिए मैं चल के आ रहा हूँ। सच में आप ठीक तो हो ना, आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, वहाँ कुछ गलत तो नहीं है। डोंग्यू ये सब मैसेज पढ़ के हैकर को वापस फोन देते हुए कहता है, तुम अंदर चले जाओ, उसे मैं अकेले मिलूंगा और चेक करूंगा कि वो कैसा इंसान है। हैकर पूछता है, क्या होगा अगर वो आगे से ही प्लान बना के आया हो तो। डोंग्यू बोलता है, तो हमें उसे मारना होगा, यही एक तरीका है। तभी आगे से एक बंदा बड़ा सा जैकेट लाके पूरा मुंह कवर करके आता है। जहाँ उसे देखते हुए डोंग्यू सोचता है, क्या मैं सच में किसी को मार सकता हूँ। तो यही वो इंसान है जिसके बारे में चोई डोंग बात कर रहा था। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसने अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। वो आगे से पूछता है, तुम कौन हो और तुमने चोई डोंग के साथ क्या किया। फिर वो सीधे डोंग्यू पे अटैक कर देता है। ये लास्ट शॉर्ट एपिसोड है, इसके बाद एक लॉन्ग वीडियो आएगा जिसमें ये सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा। वो लॉन्ग वीडियो जल्दी आएगा। स्क्रिप्ट तैयार है, रिकॉर्डिंग भी कर लिया है, बस एडिटिंग करना बाकी है। तो वेट करो और ये सीरीज खत्म, फिर दूसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे।